आज हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद कुमार, चिकित्सा जगत का एक जाना माना नाम और मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन है। सर आपका लोकमत हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और लोकमत में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जी, आज डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ है क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं देश भर में तीसरी लहर को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, कह सकते हैं, जो ओमिक्रॉन को लेकर हमारे मन में इतने सारे सवाल है, जो कोरोना की स्थिति को लेकर हमारे मन में इतने सारे सवाल है, उन सब के जवाब आज हम डॉक्टर अरविंद कुमार से लेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, कोविड सिचुएशन में सर, आप और हम जानते हैं 3 साल हो गए हैं, 3 साल से हम इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं। सर, अब हम किस ओर जा रहे हैं? आगे आपको 3 साल बाद इस स्थिति में रहने के बाद आपका अब तक का असेसमेंट क्या है सर इस सिचुएशन का? आगे हमें क्या करना होगा, किस ओर जा रहे हैं हम? जी, आपने जो सवाल पूछा है उसमें एक्चुअली बहुत सारे सवाल उसमें छुपे हुए हैं कि कोरोना का असेसमेंट क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं, हमें आगे चलते हुए क्या उम्मीद करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है इस एक सवाल में ही हमारा पूरा डिस्कशन पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको पहले तो बिल्कुल संक्षेप में बता दूं कि यह सारी की सारी चीज हमारे देश में करीब करीब जनवरी फरवरी 2020 में शुरू हुई थी। मार्च के अंत से जब लॉकडाउन लगा था उस समय से केसेस का बढ़ना शुरू हुआ था। तो हम ये कह लें कि मार्च से अक्टूबर 2020 के बीच में हमारे यहाँ पहली लहर थी जो एक स्प्रेड आउट की शुरू में लॉकडाउन लगाने जाने की वजह से। 2020 के अंत तक वो कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन उसी समय उस वायरस ने अपने को म्यूटेट करके डेल्टा का रूप लिया, जो धीरे धीरे कम्युनिटी में नवंबर दिसंबर में यूरोप में और उसी समय धीरे धीरे हमारे देश में भी फैलना शुरू हुआ। उस समय हम थोड़े से कॉम्प्लेसेंट थे, हमारी खूब सारी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और तरह तरह की एक्टिविटीज हो रही थी, जिन सब का नतीजा हुआ कि मार्च 2021 आते आते उन सब केसेस की संख्या में भारी वृद्धि हुई और अप्रैल मई 2021 में हमने एक सेकेंड वेव के रूप में भयानक मंजर पूरे देश ने देखा, जो उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। केसेस की संख्या फिर वो 8-10 हजार पर डे पे आके स्टेबलाइज हो गई थी और अभी पिछले करीब 6 हफ्ते से, यह दिसंबर के पहले हफ्ते से, यह थर्ड वेव जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ड्रिवन है वो शुरू हुई है। तो संक्षेप में ये तो रहा इतिहास हमारे पिछले 2 वर्ष के जर्नी का। ओमिक्रॉन और पिछले में मूल फर्क ये है कि डेल्टा पहले ओरिजिनल वेव वायरस से ज्यादा इन्फेक्शियस था, लीथल भी ज्यादा था। ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा इन्फेक्शियस है, तेजी से फैल रहा है, पूरे देश में इसके नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन और दूसरा चीज, ये वैक्सीन को डेल्टा के मुकाबले कहीं ज्यादा यह रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो वैक्सीन अनरिस्पॉन्सिवनेस इसमें ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि सिवियरिटी ऑफ द केसेस और खासकर से लंग का इन्वॉल्वमेंट, लंग में न्यूमोनिया होना, ऑक्सीजन कम होना, ये सब चीजें अभी तक, और मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये सब चीजें डेल्टा से कहीं कम मात्रा में देखने को मिल रही है। और वही कारण है कि हालांकि केसेस का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू वगैरह भी बढ़ रहा है, लेकिन वो उसी गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से केसेस का नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ केसेस जिनको ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट है, आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर पे जा रहे हैं या मृत्यु हो रही है, वो डेल्टा के मुकाबले रिलेटिवली प्रतिशत वाइज वो कहीं कम है। जी सर, ये तो एक समरी रही कि अब तक क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अब आगे क्या उम्मीद करें। देखिए, उम्मीद तो हम ये करते हैं कि डेल्टा अगले 3-4 हफ्ते में, ओमिक्रॉन अगले 3-4 हफ्ते में जितना फैलना है फैल करके, चूंकि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, प्लस जब सब लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सब में इम्यूनिटी हो जाएगी, तो यह इन्फेक्शन सबको घेर करके ये कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाएगा।
अब जिस चीज का जवाब अभी पूरे वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, वो ये होगा कि क्या इसके बाद कोई और म्यूटेशन होगा, तो वो इससे हल्का होगा या इससे सीरियस होगा, उसका क्या असर होगा, कब तक ये जाएगा, इन सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं। हाँ, अगर हम 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू का जो एपिडेमिक हुआ था उसके इतिहास से हम अगर सबक लें तो उसमें यही हुआ था कि पहली वेव थी, दूसरी वेव सबसे तेज थी, तीसरी वेव उससे कंपैरेटिवली माइल्ड थी, और उसके बाद वो एक एपिडेमिक जिसमें एक साथ बहुत सारे केसेस होते हैं, एपिडेमिक से एंडेमिक, एंडेमिक में छोटे छोटे केसेस यहाँ यदा कदा सब जगह होते रहते हैं, तो वो एपिडेमिक से एंडेमिक में कन्वर्ट हो गया, और वो फ्लू वायरस हमें मालूम है कि आज भी हमारे बीच में मौजूद है। तो क्या ओमिक्रॉन भी ऐसे ही चंद महीनों के बाद एक एपिडेमिक से एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है जी। और आपका आखिरी सवाल था कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसमें दो चीजें जबरदस्त इफेक्टिव प्रूव हुई हैं। एक, वैक्सीनेशन। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन वैक्सीनेशन को अनरेस्पॉन्सिव कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन योगेश जी वैक्सीनेशन के दो पर्पस होते हैं। एक होता है इन्फेक्शन को होने से रोकना, डिजीज प्रिवेंशन। दूसरा होता है डिजीज को मॉडिफाई करना, डिजीज मॉडिफायर, यानी कि वो सीरियस डिजीज को होने से रोक ले। तो जो पूरे विश्व में एक्सपीरियंस रिपोर्ट हो रहा है, और जो खासकर से हमारे यहाँ भी बॉम्बे से खासकर से रिपोर्ट हुआ है और बाकी हम लोग भी देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन इसको रोक भी रहा है। हालांकि 100% नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोक रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको डिजीज यूजुअली माइल्ड हो रही है, और अगर हम अभी भी ओमिक्रॉन में भी सीरियस डिजीज से सफर करने वालों की संख्या देखें तो उसमें ज्यादातर लोग अनवैक्सीनेटेड। तो एक क्लियर कट मैसेज लोकमत के सभी दर्शकों के लिए है कि अगर आपने कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ना कराया है तो तुरंत अभी जाके वैक्सीनेशन कराएं। एक दूसरा, तो हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क पहनना, खासकर से अगर संभव हो तो N95 पहनना, नाक मुंह थोड़ी को पूरी तरह से कवर करके पहनना, हर समय पहने रखना। ये नहीं कि घर में कोई 2-3 लोग चाय पीने आए तो मास्क हटा लिया, क्या पता उस चाय पीने में वायरस एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाए। 2 मीटर की दूरी रखना जहां तक संभव हो, और बंद जगहों पे लोगों का इकट्ठा ना होना, और हाथ वॉश करते रहना। तो ये 4 चीजों को हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। ये बहुत ही सक्षम तरीका है कोविड को फैलने से रोकने का वैक्सीनेशन के साथ में। तो ये जो सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए, हम सबको अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान के अगले चंद महीनों के लिए इसको अपने साथ जुड़ा रखना चाहिए, और जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उसको तुरंत वैक्सीनेशन कराना। योगेश जी। जी सर, अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आपने बात की सर, वैक्सीनेशन पर भी आप जोर दे रहे हैं। हालांकि वैक्सीन अनरिस्पॉन्सिवनेस आप कह रहे हो ओमिक्रॉन के मामले में ज्यादा है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन जरूरी है। तो सर अगला सवाल ये उठता है कि 160 करोड़ डोजेज हमारे देश में अब तक वैक्सीन के दिए जा चुके हैं, तो क्या अब हम इंडिया, हमारा देश, अब हम ज्यादा सेफ है ओमिक्रॉन से या कोविड के खतरे से? देखिए, जो इस बार की वेव पिछले बार से कम घातक अभी तक प्रूव हुई है, उसके पीछे 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। पिछले साल इस समय जब अप्रैल मई में डेल्टा वेव आई थी, तो जो वैक्सीनेटेड लोग थे उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी थी। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स 60+, यही पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड थी, और उसमें से भी बहुत से लोगों ने देर से लगवाया था, तो किसी को 1 डोज, किसी को 2 डोज, वो ऐसा था। उसके मुकाबले आज हम कहीं भारी मात्रा में वैक्सीनेटेड हैं। तो जो इस समय ये वेव माइल्डर प्रूव हो रही है, तो क्या यह वाकई में वायरस माइल्डर है, या कहीं ना कहीं ये वैक्सीन हमें एक फायदा पहुंचा रही है? यह एक शोध का विषय है। मेरा मानना है कि ये दोनों चीजें हैं। वायरस भी थोड़ा सा माइल्डर है, वो लंग्स में नहीं जा रहा है,
और दूसरा वैक्सीन भी कहीं ना कहीं हमें प्रतिशोधक क्षमता हमारी बढ़ा के हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो वैक्सीनेशन पर मेरा बहुत जोर रहेगा कि अभी भी जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो कृपया लगवाएं, क्योंकि अभी भी योगेश जी एक भारी संख्या है लोगों की जिन्होंने नहीं लगवाया, वो लगवाएं। इसके अलावा सर अगर केसेस की बात करें, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि अब हमें कोरोना के केसेस गिनने छोड़ देने चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशंस देखने चाहिए या आईसीयू में कितने पेशेंट है वो एक बार के लिए देख लीजिए, लेकिन केसेस मत देखो, मामले मत देखो। इस पर सर आपकी क्या राय है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं करीब 3 लाख के ऊपर केसेस आ रहे हैं देश में। देखिए, जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, आईसीयू में जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे, वो जो हमारा टोटल केस पूल है उसी में से तो जाएंगे ना। तो मैंने तो कुछ लोगों को ये भी कहते सुना था कि ये तो एक फ्लू जैसा माइल्ड वायरस है, हमें सबको जाके इसको गले लगा लेना चाहिए और सब लोग इससे ग्रसित हो जाएं ताकि इससे छुटकारा मिल जाए। मैं इस विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि चाहे ठीक है माइल्ड है, लेकिन माइल्ड में भी लोगों की डेथ हो रही है। अभी भी देखिए सैकड़ों की संख्या में रोज डेथ्स हो रही हैं। आईसीयू एडमिशंस बढ़ रहे हैं। केरला में 50% इंक्रीज हुआ है आईसीयू एडमिशंस में, डेथ्स में 15% इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही एक वायरल फीवर या गले खराब होने जैसा है। तो हम क्यों अपना गार्ड लोअर करके इसको एक माइल्ड डिजीज मानने की गलती करके इसको हम बढ़ने और हमें नुकसान पहुंचाने का मौका दें। मेरा मान्यता है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, इन दो चीजों पर अभी भी अगले 4-6 महीने पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो हमारी बेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये वायरस अगले 4-6 महीने में क्या रूप लेकर के आएगा या डिसअपियर हो जाएगा। दोनों ही चीजें संभव है, लेकिन हमें नहीं मालूम। तो हम जो हम कर सकते हैं वो करें, वायरस क्या करेगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जी सर, मुझे याद आता है आपने ही सबसे पहले कहा था कि ये कोई आम सर्दी खांसी नहीं है, उसके बाद फिर कोविड टास्क फोर्स ने भी वो बात दोहराई थी। एक और सवाल सर टेस्टिंग को लेकर है। टेस्टिंग को लेकर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि आईसीएमआर ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो सिम्टोमेटिक मरीज है उन्हीं की टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद हाल में सरकार ये कह रही है कि टेस्टिंग आप रैप अप कीजिए जिन स्टेट्स में कम टेस्टिंग हुई। तो टेस्टिंग को लेकर आपका क्या सुझाव है कि हमें टेस्ट करवाना है, किन लोगों को टेस्ट करवाना है, या इस पर जो एक कंफ्लिक्टिंग रिमार्क्स आ रहे हैं आईसीएमआर के जी और सरकार जी के, इस पर जी आपकी क्या राय? योगेश जी, ये बात बहुत डिस्कस हो रही है कि जब इतनी भारी मात्रा में लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि हम सारे लोगों की टेस्टिंग करें। मान लीजिए एक फैमिली है, कोई उनके घर आया और बाद में पता लगा कि वो व्यक्ति पॉजिटिव था जो उनके घर में आया था। अब 6 मेंबर्स हैं फैमिली के, वो सभी एक्सपोज हुए, तो क्या 3-4-5 दिन के बाद सब 6 के 6 जाकर के एक्सपोज टेस्ट कराएं, या जिसको फीवर हो वही टेस्ट कराएं? तो ये इसमें है कि अगर इतनी भारी मात्रा में लोग जाएंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इसको इतनी टेस्टिंग को झेल पाएगा, इसलिए ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो मेरा इसमें आंसर बड़ा क्लियर है कि देखिए, टेस्टिंग से ही हमें इसका पता लगेगा, इसकी सिवियरिटी कितना ज्यादा मात्रा में ये फैल रहा है इसके बारे में पता लगेगा। अगर हम टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने लग जाएगा कि अरे इसके नंबर्स तो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये तो जा रहा है, जबकि वो एक्चुअली जा नहीं रहा है, वो वेरी मच वहां बैठा हुआ है। तो हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि अगर हम सबकी के घर मतलब बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए और सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक भी टेस्ट कराने चले गए तो शायद हम उतना नहीं झेल पाएंगे। तो सिम्प्टोमेटिक जितने भी लोग हैं वो जरूर टेस्ट कराएं, जिनका हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर, मान लीजिए अब जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई ओपीडी में आया, 10 मिनट पेशेंट ने बात की, बाई चांस उसने बीच में मास्क भी हटा दिया था और बाद में मुझे पता लगा वो पॉजिटिव है, तो ऐसे में मेरा हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर हुआ है। तो इस तरह के एक्सपोजर वाले लोगों को भी कराना चाहिए, तो विदेशों से आ रहे हैं, जो हाई इन्फेक्टिव एरिया से आ रहे हैं या बहुत ही इन्फेक्टेड जोन के बीच में हैं, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग ना करने से हम इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाएंगे। जी, तो सर मतलब एक्सटेंसिवली टेस्टिंग जो अब केंद्र सरकार फिर से कह रही है वो जरूरी है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से जरूरी है और वो करना चाहिए, बिल्कुल।
जी सर, वैक्सीनेशन पर एक बार फिर आते हैं सर। आपने कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो अब भी वैक्सीनेट नहीं हुई है, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनके लिए तो बूस्टर डोजेज और बाकी सारी वैक्सीन पहले से चल रही है, लेकिन जो 18 से नीचे का हमारा एज ग्रुप है, 15 से 18 साल के जो बीच के टीनेजर्स हैं उनके लिए तो चालू हो गया वैक्सीनेशन। लेकिन अब उनमें भी स्कूल खोलने की बात सामने आ रही है। जो राज्य सरकारें जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी स्कूल खोल सकती है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी वीकेंड कर्फ्यू और जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो हटाने की बात कर रही है। तो क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में अभी जो हमारी स्थिति है देश की, स्कूल्स वगैरह बच्चों के लिए खुलने चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि इसको कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी स्टेज पे आके तो हमें स्कूल्स को खोलना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 साल से बच्चे घर में बैठे हैं एंड आई एम श्योर इसका उनके साइको सोशल डेवलपमेंट पर काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ा होगा। सारा टाइम बच्चे मोबाइल्स लेके बैठे हुए हैं, लैपटॉप्स के सामने बैठे हुए हैं। ये बड़ी कृत्रिम सी जिंदगी उनकी बन गई है जिससे बाहर आना है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहते कि बाहर आने की जल्दी में हम एक भारी मात्रा में बच्चों को एक्सपोज कर दें, जैसा कि कई स्कूलों में हुआ है। मेरे को शिमला का याद आ रहा है कि एक स्कूल खुला था और वहां 100 सवा 100 बच्चे एकदम से एक ही दिन में इन्फेक्ट हो गए थे। तो वो भी एक, तो हमें आई थिंक फेज्ड मैनर में चलना चाहिए। देखिए, 15 से 18 का ग्रुप इस समय वैक्सीनेट हो रहा है और 55% से ज्यादा बच्चे इस ग्रुप के वैक्सीनेट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से हम फेज्ड मैनर में इसको खोलें। मैंने ये भी सुना है कि इसको बहुत जल्दी 12 से 15 वाले ग्रुप में भी एक्सटेंड करने जा रही है सरकार। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो ये 15 से 18 वाला ग्रुप है, इसको हम खोल लें स्कूल। जिन बच्चों ने नहीं लगवाया है उनका इंश्योर किया जाए कि वो स्कूल में आने से पहले अपने को वैक्सीनेट कराएं। तो इस ग्रुप को वैक्सीनेट करके हम स्कूल खोलें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ग्रुप में जाएं, फिर हम नेक्स्ट ग्रुप में जाएं, और जैसे जैसे ये ओमिक्रॉन का प्रभाव कम होता जाएगा, वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ता जाएगा, स्कूल खोलने पर क्या हो रहा है हमें उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उसके बाद हम उसके आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। एकदम से पूरा स्कूल खोल दें और नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सारे बच्चों को एक साथ स्कूल में जोड़ दें, इस डिसीजन से मैं कतई सहमत नहीं। जी सर, केसेस, टेस्टिंग और एक और पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट को लेकर भी हम जैसे देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में 30% हो गया था पॉजिटिविटी रेट, अभी कम हुआ है। और जो हमारा नेशनल पॉजिटिविटी रेट है राष्ट्रीय, वो भी आज के डेटा के हिसाब से 17% के आसपास है। तो क्या पॉजिटिविटी रेट भी एक मैटर ऑफ कंसर्न सर हमारा हो सकता है? देखिए, पॉजिटिविटी रेट वो हमारी कम्युनिटी में कितना इन्फेक्शन है उसको शो करता है। पॉजिटिविटी रेट क्या है? पॉजिटिविटी रेट ये है कि अगर 100 लोगों ने टेस्ट कराया तो उसमें से कितने लोग पॉजिटिव निकले। तो ये सीधे सीधे कम्युनिटी में कितना भारी मात्रा में इन्फेक्शन ये शो करता है। तो आइडियली ये 1% से लो होना चाहिए, यानी 100 लोग टेस्ट कराने आए तो उसमें से एक से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जब भी ये कभी 5% से ऊपर जाता है तो एक रेड फ्लैग होता है, और 10% से ऊपर जाना तो एक सीरियस स्टेट होती है। तो हम करीब 2 महीने पहले 1% से लोअर स्थिति में थे, ज्यादातर स्टेट्स में, कुछ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, और राष्ट्रीय एवरेज भी। बट अभी वो बढ़कर 30% तक हो गया था, अब फिर वो धीरे धीरे घट रहा है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मानक है हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में कितना भारी मात्रा में इंफेक्शन फैला है, इसको जानने के लिए और इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। लेकिन पॉजिटिविटी रेट हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड करेगा। अगर हम सारे इन्फेक्शियस, मतलब बड़े सीवियरली सिम्टोमेटिक लोगों तक ही अपनी टेस्टिंग सीमित कर देंगे तो हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाएगा। और अगर हम टेस्टिंग स्ट्रेटेजी को रिलैक्स कर देंगे, बहुत सारे एसिम्टोमेटिक लोगों को भी ले आएंगे, तो वो एकदम से रेट हमारा फिर कम हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि हम किन किन लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें पॉजिटिविटी रेट को भी देखना है। ये इंपॉर्टेंट मानक है और इससे हमें लगातार मॉनिटर करना है। जी जी सर, अभी हाल में जो सर सरकार की एक गाइडलाइन आई थी उसमें कहा गया था कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा तक अगर किसी मरीज को खांसी है तो उसे टीबी का चेकअप कराना चाहिए सर। इस पर आप और क्या जी, कहना है? तो योगेश जी, जो लास्ट ईयर सेकेंड वेव के बाद जब उनका पेशेंट्स का लॉन्ग टर्म फॉलो हुआ था तो 3 कैटेगरीज निकली थी। एक,
जिनको माइल्ड या मॉडरेट डिजीज हुई थी और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। दूसरा, जिनको सिवियर डिजीज हुई थी और उनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे थे। और तीसरा, जिनको चाहे माइल्ड, चाहे मॉडरेट, चाहे सीवियर, कैसे भी डिजीज हो, लेकिन उनको सिग्निफिकेंट चेस्ट सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे थे, जो खांसी के रूप में थे, सांस फूलना के रूप में थे, चेस्ट में पेन के रूप में थे, परसिस्टेंट फीवर के रूप में थे। कुछ लोगों को खांसी में पीले रंग का बलगम आ रहा था और कुछ लोगों को खांसी में ब्लड भी आ रहा था। तो खांसी रहना, खांसी में बलगम आना हरे रंग का, खांसी में ब्लड आना, सांस फूलना, मतलब थोड़ा सा उठ के टॉयलेट तक गए, इतने में भी आपकी सांस फूलने लगी, आपका ऑक्सीजन 85-80 या उससे भी नीचे आ गया, चेस्ट में हर समय टाइटनेस, पेन रहना, ये सारे सिम्टम्स थे। जब इन सिम्टम वाले पेशेंट्स को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि कुछ में तो कोविड के चेंजेस ही हैं जो काफी सीरियस हो गए हैं, उसकी वजह से उनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। कुछ में हमने फंगस का इन्फेक्शन देखा, ब्लैक फंगस उनमें से एक था जिसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, दूसरा जिसको हम व्हाइट फंगस या एस्परजिलस येलो फंगस कहते हैं वो भी था, कि लंग में कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन हो गया फंगस का, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। कुछ लोगों को लंग पंक्चर हो गया था, हवा भर गई थी, लंग कोलैप्स कर गया था, कुछ लोगों को लंग के चारों तरफ पस इकट्ठा हो गया था। लेकिन इन सब के अलावा एक और कैटेगरी निकली कि कुछ लोगों को लंग में पैचेस मिले, और जब उन पैचेस को वर्कअप किया गया, उनके स्पूटम का टेस्ट किया गया या नाक के रास्ते ब्रोंकोस्कोपी करके उसका पस को एग्जामिन किया गया, तो उसमें ट्यूबरक्युलर बैक्टीरिया, ट्यूबरक्युलर बैक्टीरिया निकले। या कुछ लोगों को चेस्ट में ग्लैंड्स डेवलप हो गई और जब उन ग्लैंड्स की जांच की गई तो उसमें टीबी निकली। तो इस वजह से यह एडवाइजरी आई थी कि कोविड के टाइम जो इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, उसकी वजह से पोस्ट कोविड में टीबी का इन्फेक्शन जो हम सब भारतीयों में होता है वो कहीं ना कहीं रिएक्टिवेट हो रहा है, या फंगस इन्फेक्शन जो नॉर्मली नहीं होता इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन को, लेकिन लो इम्यूनिटी की वजह से वो हो रहा है, या फिर कोविड इटसेल्फ से जो लंग को नुकसान हुआ है ये। तो इन तीन चीजों पे हम वर्कअप करते हैं, हम कोविड का लंग देखते हैं, हम फंगस के लिए वर्कअप करते हैं और हम टीबी के लिए वर्कअप करते हैं, और इनमें से कोई भी चीज मिले तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। जी सर। सर एक आखिरी अंतिम सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा सर। अभी ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस तो आ ही रहे हैं देश में, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शंस की भी का भी वक्त है, ये 5 राज्यों में हमारे इलेक्शंस है। तो इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? अभी इलेक्शन कमीशन वगैरह ने तो रैलीज वगैरह पे बैन लगाया हुआ है, लेकिन सर इसको लेकर के आपका क्या सुझाव है आम लोगों के लिए या तमाम जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है उनके लिए? देखिए, इस पे इलेक्शन कमीशन ने काफी मंथन किया है और मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि अनलाइक लास्ट ईयर जहां पर सब कुछ दिखने के बावजूद भी रैलियां चलती रहीं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, इस बार काफी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, जिससे फिजिकल रैलीज पर और बाकी सब चीजों पे अभी रोक लगी है 25 तारीख तक के लिए, और शायद वो आगे भी लग जाएगी, और सब कुछ डिजिटल रूप में करने के लिए कहा जा रहा है। तो यह एक अच्छा वेलकम स्टेप है, और लोगों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, मतलब हम अपने देश में हर चीज सरकार एक डंडा लेके हमारे सर पे खड़े हो तभी हम मानेंगे, अपने फायदे की चीज भी हम तब मानेंगे सरकार डंडा लेके खड़े हो। हम इस रूप में क्यों जाते हैं? हमारे स्वास्थ्य का मैटर है। क्या हम अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि नहीं प्रेस कर सकते कि हाँ ठीक है, हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, हम जाएंगे वोट देना, लेकिन अपने को प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरों को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो नियम है उन नियमों का पालन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस दी हैं, वोटिंग टाइम बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स को बढ़ा दिया है जिससे पर बूथ लोगों की संख्या कम हो जाएगी, टाइम बढ़ा दिया है, सैनिटाइजर्स होंगे पुलिस वालों वगैरह को, उसको प्राइम किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, तो वो सब कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें हम सब भी अपना योगदान दें बजाय अपोज करने के, तो वो सारे के सारे मेजर्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी चल पाएगी और हमारी सेफ्टी भी इंश्योर हो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया लोकमत हिंदी को। कोरोना से लेकर के इलेक्शंस तक आपकी एक एक बात जो है हमारे व्यूवर्स, मुझे लगता है कि उन्हें समझ में आएगी और वो उसे उससे उनको लाभ पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम उम्मीद करते हैं आप लोकमत के साथ आगे भी आने वाले समय में जुड़े रहेंगे और हमारा जो मार्गदर्शन है वो करते रहेंगे। नहीं, लोकमत के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। लास्ट ईयर भी मैंने सेकेंड वेव में बहुत सारे इंटरव्यूज किए थे, और मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से लोकमत के सभी श्रोताओं को अपना सादर नमस्कार कहता हूं, और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी कामना करता हूं। नमस्कार। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर अरविंद कुमार, जिन्होंने कोरोना से संबंधित जो भी स्थिति है उसको लेकर हमें सुझाव दिए और उससे कैसे निपटना है इसको लेकर गंभीर बातें बताई। लोकमत हिंदी में इस इंटरव्यू में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।